ओबीसी समाज वाकई में पिछड़ा है। आपके जो रोजगार के अवसर हैं, जब वही नहीं बचेंगे तो आरक्षण को कहाँ आप टांगिएगा। उन्होंने 95 साल एक संगठन को पाला पोसा। फूले साहब ने कहा था कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। वो विचारधारा से ही होगा। न जाने कितनी पार्टियां बनी और चली गईं, जो उन्हें हिंदू बनाने में कामयाब हो गया। मुलायम सिंह यादव का गोली चलवाना, चाहे वो आरएसएस कर रही हो, उसकी इशारे पर बीजेपी कर रही हो। आज 13 अप्रैल है। बीपी मंडल साहब का आज पुण्यतिथि है। मेरे साथ सूरज मंडल साहब हैं। उनके पैतृक जो पूरी परंपरा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया हो और तमाम जगह के सेमिनार हो, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। नतीजा ये दिख रहा है कि प्रधानमंत्री भी अब फूले और पेरियार के और डॉक्टर अम्बेडकर की बधाइयाँ दे रहे हैं। क्या वो उनको पच पाएगा, इसी पर बात करेंगे। सूरज मंडल साहब, आज पुण्यतिथि थी, पूरा सोशल मीडिया अब रंगने लगा है। अब आपके पास तो सोशल मीडिया भी है, अब तो घर घर पहुंच भी रहा है। अब क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका ओबीसी रिकमेंडेशन के सिर्फ 2 ही पार्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी चीज़ तो बची हुई है। पूरे ओबीसी समाज को जगने की ज़रूरत है। अभी भी ओबीसी समाज वाकई में पिछड़ा है। हम लोग सब देख रहे हैं कि उनके अनुशंसाओं को लागू करना तो जो भी लागू किया गया है उसको धीरे धीरे छीना जा रहा है। जो निजीकरण क्या है, आपके जो रोजगार के अवसर हैं, जब वही नहीं बचेंगे तो आरक्षण को कहाँ आप टांगिएगा। तो ऐसे सारे हालात बन रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं समझेंगे। आज भी ईवीएम के दौर में वो उस चुंगल में फंसे रहेंगे। तो एक बड़ा खतरा है पूरे समाज पर, और आप और हम जिस मुहिम के एक हिस्सेदार हैं उसका कामयाबी नहीं दिखता है जितनी जल्दी सामने में। तो एक मजबूत तौर पर, चरित्र के तौर पर, चूँकि आपने मंडल जी का नाम लिया, मैं ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय के साथ साथ वो व्यक्तिगत रूप से चरित्र के इतने मजबूत व्यक्ति थे, और वो हमारे सभी सामाजिक न्याय के पक्षधर नेता जो हैं और जो पिछड़े दलित समाज के जो नुमाइंदे हैं, उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं, अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो निष्ठावान हैं, तो इस समाज का उत्थान संभव है। अगर नहीं है, आप जगत गुरु का पैर छुएंगे, पैर पूछेंगे। अगर आप जाके अखिलेश की तरफ इशारा है आपका है? अब मैं नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया में, उससे हम लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है। और क्या लग रहा है लक्ष्मण यादव जी, बीजेपी को तो दलितों के पैर धोने से वोट मिल जाता है। क्या आप ओबीसी के लोग इतने होशियार हो गए हैं कि जनरल कैटेगरी का वोट ले आएंगे बाबा जी को प्रणाम करके? ये एक सांस्कृतिक सवाल है और राजनीति उसका दोहन कर रही है। मुझे लगता है कि यह राजनेताओं को समझने की ज़रूरत है कि जिससे आपकी लड़ाई है ना, वो सांस्कृतिक ज़मीन पर लड़ रहे हैं। उन्होंने 95 साल एक संगठन को पाला पोसा, बहुत समर्पित कैडर तैयार किया, तब जाकर के आज वो पूरे देश को अपने एजेंडे पर अपनी पिच पर खिला रहे हैं। नेता भी उसके शिकार हो रहे हैं। मान्यवर कांशी राम ने और मंडल कमीशन के दौर में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज बीपी मंडल साहब को याद करने का दिन है। 11 अप्रैल को फूले साहब का दिन है। फूले साहब ने कहा था कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेड़ियां तोड़ेंगे। क्या उस सांस्कृतिक लड़ाई में राजनेता गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं? क्या वो उस सांस्कृतिक लड़ाई में, सांस्कृतिक तौर पर जो 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, उसमें अपनी विचारधारा स्पष्ट रखे हुए हैं? अगर विचारधारा का संघर्ष है तो वह वोट से नहीं जीत हार में तब्दील होगा, वो विचारधारा से ही होगा। अगर ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो ये पार्टियां कितने दिन की मेहमान हैं। आप 2 चुनाव जीतेंगे, 3 चुनाव जीतेंगे, फिर उसके बाद हार जाएंगे। न जाने कितनी पार्टियां बनी और चली गईं। लेकिन और दूसरी बात, इन पॉलिटिकल पार्टियों को यह बात समझना होगा कि मंडल कमीशन का दौर था, मंडल आंदोलन का दौर था, और मान्यवर कांशीराम का दौर था। वो एक ऐसा दौर था जो बहुजन एका की बात करता था, जिसकी आबादी 85% है। आप अगर 85% को यह समझाने में नाकामयाब हैं कि आप उनके नुमाइंदे हैं, तो आपको सर्वजन की बात करनी पड़ती है। और ये उत्तर प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल इसी जगह चूक गए, क्योंकि उनकी चुनौती थी 95 साल के एक सांस्कृतिक संगठन से, जो उन्हें हिंदू बनाने में कामयाब हो गया। आप वहां विफल हो गए, तो आज आप हर दर की ठोकर खा। तमिलनाडु का चुनाव मैं बार बार कहता हूं कि इसलिए नहीं दिखाया जाता कि वो पेरियार के आसपास है, धर्म की राजनीति नहीं होती है।
आरक्षण, रिजर्वेशन, भागीदारी की बात होती है। कहाँ चूक हो गई? हमारे नेताओं से बड़ी चूक हुई कि उन्होंने कल्चरल हेजमनी पर काम नहीं किया, और अब उसकी भरपाई कैसे हो सकती है? देखिए, आप जैसे लोग को आगे आना चाहिए। देखिए, सवाल इस बात का है कि मैं तो अभी भी याद करता हूं कि जब मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू नहीं हुई थी, 90 का दशक शुरू हुआ था। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और कांची राम जी एक साथ उभर रहे थे। और जब ये दोनों नेता, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, दोनों बड़े नेता नहीं थे, अभी नेता बन रहे थे, उन्होंने सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी चुनौती स्वीकार किया। मुलायम सिंह यादव का गोली चलवाना कार सेवकों पर, क्योंकि वो संविधान को तोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी का रथ यात्रा को रोकना, जो रथ यात्रा पूरे संवैधानिक मूल्यों के ऊपर दमन करती हुई चल रही थी। राजनीति में इस तरह के प्रयोग एक दीर्घजीवी राजनीति की जमीन बनाते हैं। यही तो यूपी बिहार में दीर्घजीविता दिख रही है कि आज भी वो पॉलिटिकल पार्टियां जिंदा हैं। अगर उन पॉलिटिकल पार्टियों को आज भी जिंदा रहना है, ठीक बात है, आपने दलित दिवाली की बात की, समाजवादी पार्टी पहली बार अंबेडकर की बात कर रही है, लेकिन आपका थिंक टैंक अंबेडकर की यही समझ रखता है। अंबेडकर, अब बाद में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार कर लिया कि एक संविधान दिवस भी हो सकता था, न्याय दिवस भी हो सकता था। यानी इतना बड़ा राजनीतिक दल किन लोगों के इशारे पर काम करता है? पॉलिटिकल पार्टियों को अभी भी, मैं जब अपनी बात कर रहा हूं, जो आपने आखिरी में बात कही ना, इनसे बहुत उम्मीद पालना ये दिक्कत तलब है। समाज अगर जागरूक होगा तो नेता को बदलने पर मजबूर करेगा, नहीं नेता बदलेगा तो नए नेता पैदा करेगा। अगर समाज जागरूक नहीं होगा तो राजनीति ऐसे समाज का दोहन करेगी, चाहे वो आरएसएस कर रही हो, उसकी इशारे पर बीजेपी कर रही हो, या सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले राजनीतिक दल कर रहे हो। क्या लग रहा है सर आपको? कुछ बीपी मंडल साहब की जिस तरह से बात हो रही है, पहले तो इतनी ही बात नहीं होती थी, तो कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव भी हो रहा है। ये बिल्कुल, और जो बात आपने कही, इस बात को समझना कि हमारे जो महापुरुष थे उनका क्या योगदान था, और उनके बताए रास्ते पर अगर हम चल पाएँ तो उस दिशा में जो आज सिर्फ मंडल जी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मंडल कमीशन रिपोर्ट वास्तव में एक क्रांतिकारी रिपोर्ट, और उसको बाइबल कहा गया है। बहुत उस समय, जिस समय लागू किया गया था, इसका घोर विरोध किया जब जा रहा था, उस दौर में भी इसको बाइबल और गीता कह के संबोधित किया गया पिछड़े वर्ग के कई नेताओं द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि आज हम मंडल जी के बहाने अगर मंडल कमीशन रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दें तो सिर्फ ये बात आरक्षण तक सीमित नहीं है शंभू जी, इससे आगे भी बढ़ के। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन कह रहा हूँ, उसको कहकर ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा था कि नेहरू ने अपनी बेटी को 20 साल तक खत लिखे, आइडियोलॉजी समझाई, और तब जब नेहरू नहीं रहे तो वो संसद गई और नेहरू के पैरेलल उन्होंने राज किया। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के साथ ये दिक्कत है कि वो अपने बेटा बेटियों को संसद पहले भेजते हैं और आइडियोलॉजी बाद में बताते हैं। क्या ये सच है और यही कमी है तमाम बहुजन नेताओं में? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।